गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की कक्षा में हमारा प्रकरण चल रहा था क्रिया, और क्रिया में हमने आपको कर्म के आधार पर क्रिया के भेद चल रहे थे। क्रिया के 3 भेद होते हैं। 3 भेदों में पहला भेद बताया, पहला भेद था कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा भेद था प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, और तीसरा भेद था काल के आधार पर क्रिया के भेद। उसके बाद हमने कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद पढ़े, एक अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अकर्मक क्रिया की कल परिभाषा, अकर्मक क्रिया की परिभाषा के बाद अकर्मक क्रिया का कहाँ प्रयोग किया जाता है, कहाँ अकर्मक क्रिया होती है। उसके बाद आती है हमारी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखिए क्या परिभाषा है। सकर्मक क्रिया की परिभाषा है जिस क्रिया का व्यापार एवं फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया देखिए क्या है परिभाषा। जिस क्रिया का व्यापार एवं फल कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये परिभाषा है सकर्मक क्रिया की। कल भी दिखाई, जिस क्रिया का व्यापार अर्थात क्रिया का फल किस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वे गाना गाते हैं, मनीषा पत्र लिखती है। ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अब बात समझ में आई कि जिस क्रिया में क्या है, वे गाना गाते हैं, मनीषा पत्र लिखती है, तो गाना क्या है, क्रिया, लिखती है क्रिया। अब वो क्या गाती है, तो क्या गाती है, गाना गाती है। वो क्या लिखती है, पत्र लिखती है। तो ये क्या है, जिन क्रियाओं का व्यापार एवं फल या प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है, वह क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हम कोई 5 नियम लिखेंगे, और उन नियमों के आधार पर हम सकर्मक क्रिया को पहचानने की कोशिश करते हैं। आप देखिए साहब, ये हो गई। इसके बाद आती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के कुछ नियम हैं जो हम लिखेंगे। नंबर 1, जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है। जैसे
राम फल खाता है। क्रिया क्या है? खाता है। और खाता के साथ क्या जुड़ा है? फल जुड़ा है। फल जुड़ा है तो ये क्रिया कैसी होगी? ऐसी क्रियाएं हमेशा क्या होती हैं? सकर्मक क्रियाएं होती हैं। नंबर 2, द्विकर्मक क्रियाएं, द्विकर्मक क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है। अब मैंने अब द्विकर्मक क्रिया के अंदर क्या होता है? जिस क्रिया के अंतर्गत 2 कर्म होते हैं, जिस क्रिया के अंतर्गत कितने कर्म होते हैं? 2 कर्म होते हैं, वो क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया के अंदर 2 कर्म होंगे। 2 कर्म कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया आपको कि कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है कौन सा? गौण कर्म, और एक होता है मुख्य कर्म। कर्म कितने होते हैं? कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक गौण कर्म और एक मुख्य कर्म। गौण कर्म में क्या होता है? गौण कर्म हमेशा वाक्य में पहले आता है, सजीव होता है। ये तो गौण कर्म की पहचान है। 2 पहचान याद रखनी है आपको। गौण कर्म वाक्य में पहले प्रयुक्त होगा, सजीव होगा। मुख्य कर्म वाक्य के अंत में आता है और निर्जीव होता है। कैसा होगा? निर्जीव होगा। बात समझ रहे ना भैया जी कि गौण कर्म हमेशा कैसा होगा? सजीव होगा, वाक्य में पहले प्रयुक्त होगा। मुख्य कर्म हमेशा निर्जीव होता है और वाक्य के अंत में आता है। ऐसी क्रियाएं कौन सी होती हैं? द्विकर्मक क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया के अंतर्गत 2 कर्म दिए हुए होंगे, जिस क्रिया के अंतर्गत 2 कर्म दिए होंगे, वह क्रिया कैसी होगी? सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम ने माली से फूल तोड़वाए। क्रिया के साथ कैसे? क्रिया के साथ 2 कर्म। हमने क्या कहा कि द्विकर्मक क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया के अंतर्गत 2 कर्म होते हैं, वे 2 कर्म वाली क्रियाएं हमेशा सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। राम ने माली से, पहला फूल है, पहला कर्म हो गया ये और दूसरा कर्म हो गया ये। हमने अभी पढ़ा कि वो कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक गौण कर्म, एक मुख्य कर्म। गौण कर्म को क्या बताया मैंने? गौण कर्म हमेशा वाक्य में पहले आएगा और सजीव होगा। तो माली क्या हो गया? माली हो जाएगा गौण कर्म हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? गौण कर्म, क्योंकि माली सजीव है और वाक्य में पहले आया है तो ये गौण कर्म हो जाएगा। और मुख्य कर्म क्या हो जाएगा? फूल, वाक्य के बाद में आता है और कैसा होता है? निर्जीव होता है। ये अब आई बात समझ में? ये होता है। अगला नियम देखिए साहब, अगला नियम है द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत यानी लीजिए द्विकर्मक क्रिया में सकर्मक क्रिया को जानने के लिए
वाक्य में क्या और किसे या किसको, और वाक्य में क्या और किसे या किसको, क्या और किसे से प्रश्न करते हैं। द्विकर्मक क्रिया में सकर्मक क्रिया को जानने के लिए वाक्य में क्या और किससे किसे से प्रश्न करते हैं, प्रश्न करते हैं। क्या का उत्तर क्या का उत्तर निर्जीव मिलता है और किसे का उत्तर सजीव मिलता है। सजीव मिलता है, सजीव मिलता है या सजीव आता है। ठीक है, एक पहचान यह है सकर्मक क्रिया की। तीसरी की दुकर्मक क्रिया में सकर्मक क्रिया को जानने के लिए वाक्य में क्या और किसे से प्रश्न करते हैं। क्या का उत्तर निर्जीव मिलता है और किसे का उत्तर सजीव आता है। ऐसी स्थिति में क्रिया कौन सी होती है? ऐसी स्थिति में क्रिया हमेशा कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। जैसे ज्योति ने मोनिका को पुस्तक दी। अब इस वाक्य में हम सकर्मक क्रिया जानने के लिए क्या करेंगे? इस नियम के अनुसार चलेंगे जो हमने ये लिखा है। लिखा क्या है? द्विकर्मक क्रिया में सकर्मक क्रिया को जानने के लिए, किसको जानने के लिए? दो क्रम वाली क्रियाओं में सकर्मक क्रिया को जानने के लिए इसमें क्रिया सकर्मक है या नहीं, इसको जानने के लिए क्या करेंगे हम? क्या और किसे से प्रश्न करते हैं। क्या का उत्तर निर्जीव मिलता है और किसे का क्या देता है। ज्योति ने क्या दिया? पुस्तक दी। तो क्या आया? निर्जीव उत्तर आया। पुस्तक निर्जीव है तो उत्तर क्या आया? क्या का उत्तर कैसा आया कि निर्जीव मिलता है तो निर्जीव मिला। किसे का उत्तर सजीव आता है। किसे? ज्योति ने किसे क्या दिया? ज्योति ने पुस्तक दी। क्या दिया? पुस्तक दी। किसे दी? मोनिका को दी। तो इस प्रकार हम सकर्मक क्रिया को जानने के लिए द्विकर्मक क्रियाओं में क्या और किसे से प्रश्न पूछते हैं। क्या का उत्तर निर्जीव आता है और किसे का उत्तर सजीव आता है। वहां क्रिया कौन सी? ऐसी जगह पर क्रिया कहती है सकर्मक क्रियाएं होती हैं। नंबर 4, संपूर्ण प्रेरणार्थक क्रिया। संपूर्ण प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती हैं। संपूर्ण प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रिया होती हैं।
सकर्मक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक ने छात्रों से अध्यापक ने छात्रों को निबंध लिखने को कहा। तो पहले क्या किया? अध्यापक प्रेरणा दे रहा है। क्या दे रहा है? अध्यापक प्रेरणा दे रहा है। किनको? छात्रों को। क्या दे रहा है? छात्रों को प्रेरणा दे रहा है कि क्या कि संपूर्ण प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती हैं। तो संपूर्ण सकरणात्मक क्रिया होती है। तो अध्यापक ने छात्रों को निबंध लिखने को कहा। अगला उदाहरण देखिए साहब। मालिक, अगला उदाहरण देखिए साहब। मालिक मालिक के नौकर से पानी मंगवाता है। तो क्या है? प्रेरणा दे रहा है। तो संपूर्ण प्रेरणार्थक क्रियाएं कैसी होती हैं? अकर्मक व सकर्मक क्रियाएं होती हैं। आगे देखिए, अगला नियम है 5वां। पांचवा नियम है कर्ता शब्द में ने जोड़ने पर कर्ता शब्द में ने जोड़ने पर क्रिया सकर्मक बन जाती है। कर्ता शब्द में ने जोड़ने पर क्रिया सकर्मक बन जाती है। आई बात समझ में? सकर्मक क्रिया में क्या है? कर्ता शब्द में ने जोड़ने पर क्रिया क्या बन जाती है? सकर्मक बन जाती है। जैसे छात्र ने दौड़ लगाई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। 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 तो बात समझ में आई? कर्ता शब्द में ने जोड़ने पर क्रिया कैसी बन जाती है? क्रिया सकर्मक बन जाती है। अगला देखिए, कर्म पद के साथ से जोड़ने पर क्या? कर्म पद के साथ से जोड़ने पर तथा
जिस क्रिया में तथा जिस क्रिया में प्रयत्न किया जाता है, जिस क्रिया में प्रयत्न किया जाता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। आई बात समझ में? जैसे राम कार से यहाँ आएगा। बात एक बार देखिए, उदाहरण लिख लेते हैं। मोहन गेंद से खेलता है। मोहन गेंद से खेलता है। पहला बताया कर्म पद के साथ से जोड़ने पर। किसके साथ? कर्म पद के साथ से जोड़ने पर। कर्म पद के साथ से जोड़ने पर तथा जिस क्रिया में प्रयत्न किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। राम कार से यहाँ आएगा तो क्रिया कैसी बन जाएगी? से जोड़ दिया, कार कर्म है, और जब इसके साथ से जोड़ देंगे तो क्रिया कैसी बन जाएगी? क्रिया समकर्मक बन जाती है। जिस क्रिया में प्रयत्न किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। यह सकर्मक क्रिया का पूरा बायोडाटा है। देखिए एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। पहले आती है सकर्मक क्रिया की परिभाषा। सकर्मक क्रिया की परिभाषा होती है जिस क्रिया का व्यापार एवं फल कर्ता, जिस क्रिया का व्यापार एवं फल कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के बाद में सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए कुछ बातें थी वे हमने आपको बताई कि जिस क्रिया में कर्म प्रयुक्त होता है वह क्रिया क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। दो कर्मक क्रियाएं हमेशा सकर्मक क्रियाएं होती हैं। दो कर्म कौन से होते हैं? तो मैंने कर्म के प्रकार बताए। एक कर्म होता है मुख्य कर्म और दूसरा होता है गौण कर्म। मुख्य कर्म वाक्य में हमेशा पीछे आता है और निर्जीव होता है। गौण कर्म वाक्य में हमेशा पहले आएगा और वो सजीव होता है। संपूर्ण गौण कर्म दुकर्मक क्रियाओं में वाक्य में क्यों या किसे से प्रश्न करते हैं। क्यों का उत्तर निर्जीव आता है और किसे का उत्तर सजीव आता है। ऐसी स्थिति में क्रिया क्या होगी? सजीव क्रिया होगी। उसके बाद संपूर्ण प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होंगी? संपूर्ण प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होंगी? संपूर्ण प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रिया होती हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब प्रयोग के आधार पर क्रियाओं के भेद पढ़ेंगे तो आप प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे। संपूर्ण प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। कर्ता शब्द में न जोड़ने पर क्रिया सकर्मक बन जाती है। जैसे राम छात्र ने दौड़ लगाई तो दौड़ना मैंने क्या बताया आपको? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत बताया। लेकिन जब ने पर सर्ग चिन्ह जुड़ जाता है तो क्रिया कैसी बन जाती है? सकर्मक बन जाती है। कर्म पद के साथ से जोड़ने पर कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। और जिस क्रिया में प्रयत्न किया जाता है वह भी क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। ये थे। अब आते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? देखिए साहब, सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। एक कर्मक सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया।
अब बात आती है एकर्मक सकर्मक की। जिस क्रिया में एक कर्म प्रयुक्त होता है वो एकर्मक सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए साहब, जब वाक्य में एकर्मक सकर्मक क्रिया एकर्मक सकर्मक क्रिया के कितने भेद हुए? सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एकर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ प्रयुक्त क्रिया के साथ एक कर्म होता है उसे एकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। आए बात समझ में? जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ, अर्थात वाक्य में क्रिया प्रयुक्त होगी और उसके साथ जब एक ही कर्म जुड़ा हुआ होगा, या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ एक कर्म जुड़ा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? एकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे छात्र व्याकरण पढ़ते हैं, वे कबड्डी खेलते, वे क्रिकेट खेलते हैं। अब सबके साथ एक कर्म जुड़ा हुआ है तो एकर्मक सकर्मक क्रिया की बात समझ में? जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ एक कर्म होता है या उसके साथ एक कर्म जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? एकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आती है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। देखिए साहब, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है? जिस क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे, और द्विकर्मक दो कर्मों के साथ पहले गौण कर्म आता है और बाद में मुख्य कर्म आता है। आई बात समझ में? जिस द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं जिस क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में पहले गौण कर्म आता है, गौण कर्म आता है, बाद में मुख्य कर्म आता है। ठीक है साहब, ये होते हैं द्विकर्मक क्रिया होती है जिस क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। वाक्य में पहले गौण कर्म आता है और बाद में मुख्य कर्म आता है, इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने सीता को फूल दिया,
तो मुख्य कर्म हो गया, गौण कर्म ये हो गया। ये पहले गौण कर्म आएगा वाक्य में, उसके बाद मुख्य कर्म आएगा। ये कर्म हो गए दोनों दुकर्मक क्रिया में। ये दुकर्मक क्रिया, ये सकर्मक क्रिया के भेद थे, एकर्मक सकर्मक क्रिया और दुकर्मक सकर्मक क्रिया। इस प्रकार हमारी सकर्मक क्रिया पूर्ण होती है। प्रयोग के आधार पर क्रियाओं के भेद कल पढ़ेंगे।